नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज कुछ दिनों का बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ऑफिस से बना रहा हूँ। लेकिन आज भी मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं सेल्फी मोड में वीडियो बना रहा हूँ। शायद मेरा कैमरामैन अभी मेरे को सहयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको एक दूसरा चैनल में एक नौकरी मिल गया है। तो जब तक मैं फिर दूसरा बंदोबस्त नहीं करता हूँ तब तक मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी इन दिस टाइप ऑफ वीडियो, फ्रॉम द बैकग्राउंड सेल्फी मोड में। आज मैं एक्चुअली इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाऊंगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसीजर के बारे में, लेकिन ज़रूरत नहीं, फिर सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सामने इलेक्शन हो रहे, लोग देखेंगे। तो फाइनली अपने रिजल्ट देखा है कैसे हुआ इलेक्टोरल कॉलेज, और उसका जो रेस्ट्रिक्शन से कोई इतना है कि जो इलेक्शन कमीशन जो ऑब्जर्वर जो पेन देंगे वही पेन में करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस। लेकिन जैसे कि 2 कैंडिडेट है तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो डालेंगे सेकंड प्रेफरेंस ये रहेगा, एनडीए ब्लॉक ये सब आपने देखा है, सब नाटक। तो लेकिन सरप्राइजिंग थोड़ा मैं टच कर रहा हूँ एक्चुअली ऑन द वे। एक्चुअली मेरा मेन टॉपिक नहीं है, एक्चुअली मेन टॉपिक आएगा राहुल गांधी जी का मलेशिया के बारे में थोड़ा टच करूँगा, और स्पेशली बिहार का जो SIR उसका पर सुप्रीम कोर्ट में परसों क्या हुआ उसके बारे में बात करूँगा, और उसके रिप्रिकॉशन आगे क्या होगा, ये मेरा मेन टॉपिक रहेगा आज। और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन देखा आपने, 452 वोट एनडीए का जो कैंडिडेट है CP राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र का गवर्नर थे, ये कैडर RSS कैडर टोटली, ये 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, गवर्नर से, और उनका ओन द इलेक्शन बाय 452 वोट्स, जो कि जबकि एनडीए का जो स्ट्रेंथ था 434, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा 18 वोट ज़्यादा मिला उनको। और जो इंडी अलायंस का जो कैंडिडेट थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो माओवादी विचारधारा के रखते हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले हैं, उनको 300 वोट मिला। मीन्स इट इज़ 102 वोट्स का डिफरेंस में उन्होंने, इट इज़ ए मैसिव विक्ट्री उनका से, मैसिव विक्ट्री। और ये बताओ कि ये सेकेंड दूसरी बार ऐसे हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट मार्जिन में वो जीते। पहली बार जो हाईएस्ट मार्जिन में जीते थे वो हमारी गुरुजी राधाकृष्णन जी जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जीते थे। उसके बाद इनका विक्ट्री जो हाईएस्ट विक्ट्री है, सेकेंड हाईएस्ट विक्ट्री ये जीते हैं। इसमें 15 वोट इनवैलिड हुआ है। इनवैलिड इन सेंस मतलब ये तो नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस MP है, सब लोग है, ये जानबूझ के कोई गलती करेंगे ऐसा नहीं है। मतलब कोई 1 2 3 ऐसे मार दिया होगा, कोई टिक करके फिर स्क्रैच करके 2 मार दिया होगा, इस तरह कोई दूसरा पेन यूज किया होगा जानबूझ के एक्चुअली, क्योंकि मतलब ये भी मरेगा, सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। और 14 वोट तो टोटली क्रॉस वोटिंग हुआ है। ये मतलब कांग्रेस के में है, ये कौन क्या ये बाद में पता चला। हालांकि ये सीक्रेट वोटिंग है और इसमें कोई हुई प्रोग्राम नहीं होता, बैलेट में होता है, इसमें EVM नहीं होता। EVM होने से भी पता चल जाता है कौन किसको वोट दिया। तो सीक्रेट और बैलेट में वोटिंग होता है, और छोटा सा ये है, अराउंड 752 करीब वोट दिए हैं। बाकी तो आप जानते हैं जैसे BJD उनका 7 MP है, और KCR BRS का उनका 4 MP है, और शिरोमणि अकाली दल उनका 1 लोकसभा MP है। उन्होंने एक्चुअली एब्सेंट रहा। इंसिडेंटली बहुत मज़े की बात है, इसके ऊपर काफ़ी हवा उड़ रहा था। जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस, उनका 11 MP है, उन्होंने डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए ग्रेट डिफरेंस विथ नायडू आंध्र प्रदेश का, फिर भी उन्होंने एनडीए का सपोर्ट में वोट किया। बहुत कयास, बहुत अटकलें लगाई जाती है, मतलब कयास अटकलें नहीं, बेसिकली एक हवा पहले से फैलाया जाता है। जो छोटे मोटे जो मीडिएवल होता है, जैसे 4 PM होता है, जो कौन सा वो जो आर्टिकल 19, वो जो पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी जो तम्बाकू मचता रहता है, रवीश कुमार,
अभिषेक सिंह, ये सब जो चिल्लर चिल्लर रहते हैं, मैं हूँ नवीन शर्मा, ऐसे जो होता है ना, ये सब ये चिल्लर वाले, ये लोग काफ़ी कयास करते। नहीं, वो रेवंत रेड्डी ने नायडू को फोन किया, नायडू बोला कि नहीं, मैं तो इंडिया का सपोर्ट में दूंगा और सुदर्शन रेड्डी जीत जाएगा और इंडिया टूट जाएगा और मोदी तो गया। ऐसे काफ़ी दोस्त थिंग्स एंड ऑल। ये मैं तो ऐसे भी देखता हूँ और उनको कमेंट देता हूँ, और ऐसे कमेंट देता हूँ। कोई चैनल तो मुझे ब्लॉक भी कर चुके हैं, क्योंकि मैं जो ऐसे कमेंट देता हूँ मैं। तो फाइनली ये हुआ एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट टू वोट ऑन दैट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली जाने का था पंजाब और हिमाचल का जो फ्लड अफेक्टेड एरिया को दौरा करने के लिए, और उन्होंने गया और वो गए इमीडिएटली, वोट डालते ही चले गए। और मैं सोचा था राहुल गांधी वोट नहीं डालेंगे क्योंकि वो मलेशिया में थे, लेकिन पता नहीं सवेरे से 10-11 बजे स्पेशल फ्लाइट में आके पहुंच गए और वो उन्होंने वोट डाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट एक्चुअली उनका जो प्रोग्राम मलेशिया का प्रोग्राम था नहीं, जो सडन प्रोग्राम मतलब था, लेकिन पब्लिक को बोला गया था कि राहुल गांधी वोट जाके डालने के बाद जाएंगे पंजाब और हिमाचल का फ्लड का दौरा करने के लिए, लेकिन उन्होंने सबको हवा में रखा और निकल गए मलेशिया। वो सोचे कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मीडिया बहुत ये है, वो जहाँ जाते हैं पता चल जाते हैं इमीडिएटली। जिस दिन गए तो उस दिन शाम को ही पता चल गया, और इंसिडेंटली पहले जो ये न्यूज़ जो ब्रेक किया उनका ही चला, जो कांग्रेस का जो फंडेड ये है रवीश कुमार बोल के, एक आप जानते हैं, एक पत्रकार है, एनडीटीवी में पहले था, वो कुछ चला था रवीश कुमार। आजकल उसका ये बाबू डाउन है। अभी कांग्रेस का जो पैसा कुछ देता है उसमें चलता है, अजीत रंजन मंजूम जो कांग्रेस के पैसा में चलता है। अब कांग्रेस का पैसा कहाँ से आता है ये आप सबको पता है। मलेशिया का मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। जब मैं मलेशिया का बात आया, राहुल गांधी गए मलेशिया में, एक लंगलिप है, एक जगह है जो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, होटल है, वहाँ पर एशियान का जो मीटिंग है जो अक्टूबर एंड में हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है। हालांकि वी आर नॉट द मेंबर्स, हमको इन्विटेशन नहीं मिला है, बट डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे और साथ में शी जिनपिंग, चाइना भी उसका मेंबर है, वो भी आएंगे। तो इसके लिए जो डिप्लोमेटिक जो हलचल पहले होता है ना, मीटिंग से पहले काफ़ी चीज़ होता है, 1-1.5 महीने पहले हलचल शुरू होता है, एंड दैट प्लेस इज ओनली मेंट फॉर द मीटिंग्स एंड सीक्रेट मीटिंग्स एंड स्पेशलाइज्ड मीटिंग्स, एंड इसके लिए है। इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन अच्छा छोटा सा आइलैंड है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जाके पहुँच गए, तो पब्लिक सोचे कि जैसे कहाँ गए हैं, फोटो काफ़ी आ गया एक्चुअली, कुछ मुस्लिम बुरखा वाले के साथ आ गया, और कुछ स्कूटर चलाते हुए भी दिखे गए हैं, नजर गए, कोई फोटो के भेज दिया, सोशल मीडिया में छोड़ दिया। तो पता चला कि जो जॉर्ज सोरोस का जो बेटा है अलेक्जेंडर सोरोस, वो भी वहीं पर थे उसी जगह पे, और जाकिर नाइक जो इस्लामिक पिक्चर जो इंडिया का भगोड़ा आतंकवादी, वो भी वहीं पर था। इन तीनों का बीच में, और यूएस का एक डेलीगेशन भी था वहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप का विजिट के लिए वो देखने के लिए गए थे CIA वाले। तो उनका बीच में क्या मीटिंग क्या हुआ ये पता नहीं चला, लेकिन समथिंग कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका जो बिहार वाला जो वोट चोरी यात्रा जो नौटंकी किया राहुल गांधी और तेजस्वी मिल के, वो तो फ्लॉप हो गया एक्चुअली। वो तो गया, हवा हो गया उसका, क्योंकि अभी GST का ये हो गया होगा, तो बिहार में तो अभी 200 से बम्पर जीत एनडीए को मिलेगा। 200 तो मैं सोच रहा था 160 को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी 200 क्रॉस कर जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ ऐसे होगा। और उसके बाद इनको मौका भी नहीं मिलेगा कि बोलें कि वो वोट चोरी होगा, ये हो गया वो हो गया, इसलिए नहीं है, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। जो टॉपिक में एक्चुअली मेन टॉपिक मेरा वही है। तो लेकिन अगली क्या हो सकता है, बमसेल हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो सोनिया गांधी का आर्टिकल छाप दिया इसमें, हिंदू एक साउथ से निकलता है, एयर नाम उनका ये थे, उनका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, वो हमेशा एंटी नेशनल और एंटी हिंदू और एंटी मोदी का आर्टिकल छापता है, जो भी है उनका न्यूज़ है।
टेलीग्राफ एक मैं आऊँगा, टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर है, करोल से निकलता है। पहले इसका नाम आनंद बाजार पत्रिका था, जो कि पूरा देश प्रेम का पत्रिका था। अब ये एक देशद्रोही पत्रिका बन गया, और हिंदू तो वैसी देशद्रोही पत्रिका है। तो न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने छाप दिया कि सोनिया गांधी बोला कि कार्निक में हमारा जो थोरियम का प्रोजेक्ट और कुछ हम जो ये मिला उसको एक्सप्लोर करें, तो उसका अगेंस्ट में इकोलॉजी ये काफ़ी उसका पर एक शायद एजिटेशन वगैरह राहुल गांधी कांग्रेस वाला मिलकर प्लान कर रहे हैं, और उनको फंडिंग करने के लिए भी शायद रेडी है। अलेक्जेंडर सोरोस जो इससे शायद से बातचीत हुआ होगा, कुछ पैसा वगैरह वो देंगे। फोर्ड फाउंडेशन तो आपको पता है, वो तो ओपनली पैसे देते हैं ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए। तो उन्होंने शायद वो डीप स्टेट जो बोलता है ना, वो पीछे रहता है और इनको आगे करके पैसे फंडिंग के लिए करता है। शायद मेरे को लगता है कुछ आदिवासी का एजुकेशन पे नेक्स्ट कांग्रेस का चालू होगा। हाँ, और लेकिन बिहार का इलेक्शन का बाद जो बिहार में जब ये साफ हो जाएगा टोटली आरजेडी और ये साफ हो जाएगा, वो दिख रहा है एक्चुअली, सबको पता है। मोदी तो अभी बिहार में इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं किया है, उसके बाद क्या हालत होगा ये मूर्ख कांग्रेसी जो है ना, मूर्ख बोलते हैं उनको, मूर्ख होंगे को पता है एक्चुअली। और उन्हीं कांग्रेस में से 14 MP जो है क्रॉस वोटिंग किया है, उस गधा राहुल गांधी को पता नहीं है। हाँ, उसका नीचे से जा रहा है, और शायद बिहार इलेक्शन रिजल्ट के बाद कांग्रेस टूट जाए। पहले महाराष्ट्र टूटेगा, कर्नाटका में टूटने का चांसेस है। आप देखिए उसके बाद बहुत बुरी हालत कांग्रेस का होगा, क्योंकि सबको पता है ये देशद्रोही पार्टी है, हमेशा देशद्रोही पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, हमेशा देश में नफरत फैलाता है ये कांग्रेस। तो मलेशिया में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अच्छा है कि आगे एटलीस्ट एक वोट दे के CP रामाकृष्णन जो सुदर्शन रेड्डी उनका जो स्कोर को 300 पहुँचे, नहीं तो 299 होता था अगर राहुल गांधी मिसिंग होते थे तो अभी टॉपिक पे आते हैं। यह है जो परसों सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, बोला कि आधार को भी आप जो डॉक्यूमेंट है, जो सरकार का जो डॉक्यूमेंट है कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम आने के लिए आपका ये जो 11 डॉक्यूमेंट है, 11 में से एक को, कोई भी एक आप देने से आपको वोटर लिस्ट में आपका एडिशन हो जाएगा। उसमें से जब लास्ट हियरिंग हुआ था उस टाइम पर जो फॉर्म 6 जो न्यू वोटर है, न्यू वोटर को इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट 2 बार हियरिंग हुआ था, 2 बार में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवाइजरी किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको सोचिए, आधार कार्ड को डाल लेंगे उसमें, क्योंकि आधार कार्ड में जितना जी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम है वो पैसा वगैरह आधार के माध्यम से ही DBT जाता है, आपका जनधन अकाउंट वगैरह आधार की बेसिस पे खड़ा हुआ है। तो आधार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द पर्पस, सो उसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन परसों डे फॉर यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला नो, यू पुट आधार एज द 12th डॉक्यूमेंट, 11 + 1 12 डॉक्यूमेंट, सो दैट द वोटर्स जो कट गए हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बोला कि 99% जो वोटर जिसे हमने फॉर्म वगैरह भेजा था उन्होंने सब डॉक्यूमेंट दे दिया, वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, मगर इसमें जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, गोपाल सुब्रमण्यम जो पेटिशन की तरफ लड़ते हैं, वो भी अच्छे वकील है वैसे। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लड़ते RK द्विवेदी, वो भी बहुत स्ट्रांग वकील है। अश्विनी उपाध्याय भी आए थे, उन्होंने बोला कि देश में एक एक जगह में जब 100 आदमी है लेकिन आधार मिलता है 125, मतलब डुप्लीकेट 1000-2000 में आधार कार्ड बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि डुप्लीकेट नहीं बन सकता है? सब तो इंडिया में बन सकता है, 1000-2000 में बन सकता है, तो आधार को क्यों आप करेंगे? एग्जाम्पल ये है कि मैं चाहता हूँ आम खाने के लिए सब कुछ, लेकिन जो दूसरे जो लोग मेरा अपोजिशन बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे मैं आम खाऊं, तो मैं रिवर्स करूँगा। मैं क्या करूँगा, देखो मेरा डायबिटीज़ है, मेरे को पेट में बीमारी है, मैं आम खाने से मर जाऊँगा, मुझे आम नहीं खाना है। तो ऑटोमेटिक जो ये है विरोधी जो है वो बोलेंगे नहीं खाओ बोलेंगे। तो फाइनली क्या बोलूँगा, ठीक है आप लोग अगर मजबूर करते मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, इच्छा है मेरा आम खाने का,
लेकिन अगर मैं बोलूँगा आम खाने का तो तुम लोग खाने नहीं दोगे। वही बात है। हाँ, लास्ट तक जब सुप्रीम कोर्ट बोले आधार इंक्लूड करो तो आर.के. द्विवेदी बोले ठीक है, आप बोल रहे तो हम इंक्लूड कर आधार को एक नोटिफिकेशन कर दूंगा, अगली जो भी करेक्शन होगा जो भी आएंगे उनका क्लेम लेके वो आधार दिखा सकते हैं। तो ये कपिल सिब्बल भिड़ गए और अभिषेक मनु सिंह वगैरह भिड़ गए, नहीं गोपाल सुब्रमण्यम भिड़ गए, बोलते नहीं उसको 12वां डॉक्यूमेंट की तरह ऐड करो, क्योंकि आगे वेस्ट बंगाल में होना है। तो वेस्ट बंगाल में अराउंड 1.5 करोड़ करीब घुसपैठिया बांग्लादेश निकलेंगे। वेस्ट बंगाल ममता दीदी कैसे जीतती है एक्चुअली, और उससे पहले जो लेफ्ट वाले कैसे जीतते थे ये सबको पता है। तो ये दीदी को सबसे डर यही है, अगर 1-1.5 करोड़ कट गए तो दीदी जाएगी हवा में। इसलिए उन्होंने बोला कि ना आधार को इंक्लूड करो, ताकि वहाँ से जितना डुप्लीकेट आधार बनाया गया घुसपैठिया हुआ वो वैलिड हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को जो इलेक्शन कमीशन बोले कि हमारा मैंडेट है कि वोट वो दे सकता है जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक वोट वही देगा, दैट इज हिज राइट, और जो नागरिक नहीं है हाँ उसको हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ, बोलता ठीक है। ये भी बोला दिखा के आधार कार्ड दिखा के, इधर आधार कार्ड में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ए प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, ये लिखा हुआ आधार कार्ड, हर आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ सिटीजनशिप टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेट ऑन। तो ये आइडेंटिटी का प्रूफ, मतलब इसको दिखा के आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको ये नागरिक है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रूव नहीं करता है। जब ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ही माना, कपिल सिब्बल ही बोला हाँ हम मानते हैं, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उसको ऐड कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में जो फाइनल जजमेंट है, परसों में जजमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था, चलिए ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज ओनली फॉर बिहार। इसको एक मैंडेटरी वही चीज़ लागू होगा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, आधार को लेके लोग क्लेम करके वोटर लिस्ट में नाम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन आधार को चेक करके वो नागरिक है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो इलेक्शन कमीशन का पास है। बहुत सारा जजमेंट है, मतलब इलेक्शन कमीशन को जो चाहिए था वो मिल गया, और बाकी जो सिब्बल जो विरोधी लोग है, प्रशांत भूषण, ये सब जो वो भी खुश हो गए, चलो हमारा जीत क्या, आधार को इंक्लूड करा दिया, सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा जजमेंट दिया, अब खेल आगे बढ़ेगा। SIR का मुद्दे पे ये मेरे को बोलने का था। तो नाउ इट इज़ इसके बाद तो वेस्ट बंगाल और जो इलेक्शन कमीशन जो प्लान के बहुत चीज़ होगा। और यहीं पर आज मैं मेरा वीडियो का अंत करता हूँ, नहीं तो अभी टाइम का 18 मिनट हो गया, नहीं तो मैं और 5-10 मिनट ले सकता हूँ, वीडियो कर सकता हूँ। अभी मैंने एक डाटा निकाला, मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक्चुअली एक डाटा निकाला जो स्पेशल लेफ्टिस्ट वाले, जो कांग्रेस वाले, ये वाले जो अपोजिशन स्पेशली, वो लोग पढ़े हुए हैं कि गवर्नमेंट हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, हमेशा स्पेशली अदानी अंबानी इनका पीछे दम पर उनको फैसिलिटी देने में पड़ा हुआ है, सब उनको दे रहा है। और साथ में ये बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी इतना है, बहुत जनता एकदम खाना नहीं खा रहे हैं, पा रहे, भूखमरी है, ये है, बेरोजगार बहुत है, कोई ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिकली जो डाटा मैंने जो निकाला मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर कितना रोजगार देते हैं, मतलब कितना नौकरी देते हैं प्राइवेट सेक्टर, उनका एक छोटा सा लेखा जोखा मान लूँगा, और उसको मैं कंपेयर किया गवर्नमेंट। लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ही वैकेंसी क्रिएट करेगा, सबको नौकरी में रखेगा, ये पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं था। एक तो महंगाई, एक बेरोजगारी, ये जब से ये दुनिया बना है ना, जब से दुनिया बना है तब से है, और ये बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होगा,
क्योंकि आपका तनख्वाह ही बढ़ता है, आपका रोजगार का सोर्सेज बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ वो भी इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली ये भी इंक्रीज होता है। एवेन्यू इनकम एवेन्यू भी बढ़ता है। ठीक है, कोई रोजगार नौकरी नहीं करता है इसका मतलब बेरोजगार ऐसा नहीं है। वो कुछ कोई ना आज दुनिया में कोई अभी भारत में तो कोई बेरोजगार नहीं है एक्चुअली। लोग को एक नौकरी करने का जो है तो रोजगार है, बाकी नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। नहीं तो सबका पास ये जो टू व्हीलर है, सबका पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सबका पास, कोई गरीब से गरीब उसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है। वो भी हर महीना जियो है, एयरटेल हो, BSNL चार्ज करता है, पैसा डाल कर चार्ज करता है और ये करता है। आज वीडियो बना रहा हो वही इसके लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हल्ला गुल्ला बीजेपी मतलब जो अपोजिशन हमेशा बोलते हैं, हमेशा ये बीजेपी जब भी अपोजिशन में था वही बोलता था बेरोजगारी और महंगाई। अब ये लोग बोल रहे हैं, और ये कम्युनिस्ट वाले तो वैसे भी हमेशा कॉरपोरेट के अगेंस्ट में रहते हैं, कॉरपोरेट के अगेंस्ट में। लेकिन डाटा बोल देता हूँ, अभी कौन कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। टाटा जो है, टाटा ग्रुप जितना कंपनी है, वो देते हैं अराउंड 7.5 लाख यूथ को, मतलब पब्लिक को नौकरी देते हैं। दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ टाटा। L&T 3.38 लाख एम्प्लॉइज इन L&T। अदानी ग्रुप जो है इंडिया में, वैसे अदानी ग्रुप का जो टोटली जो बिजनेस है उसमें इंडिया में उनका ऑलरेडी 40% बिजनेस है, 60% बाहर है। अराउंड 80 और कंट्रीज़ में अदानी का पोर्ट हो, बंदर हो, एयरपोर्ट हो, रोड हो, पावर हो, ग्रीन एनर्जी हो, अराउंड 80 और कंट्रीज़ में अदानी का बिजनेस एम्पायर फैला हुआ। उसमें ओनली 30 to 40% इंडिया में, और इंडिया में जितना है, और इसमें 3.1 लाख एम्प्लॉइज अदानी। इन्फोसिस 2.6 लाख, महिंद्रा 2.6 लाख, रिलायंस 2.36 लाख, विप्रो 2 लाख, 2.1 लाख, HCL कंप्यूटर वाला 1.67 लाख, HDFC बैंक 1.2 लाख, ICICI 97,000 एम्प्लॉइज, ICICI बैंक, TVS मोटर्स 60,000। तो ये जो है टोटल अराउंड 30 लाख करीब, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद हर कंपनी का कुछ सैटेलाइट, जैसे कि सप्लाई होता है, वो छोटा पार्ट को सप्लाई चेन में एक छोटा इंडस्ट्री बनता है, जो सैटेलाइट रहते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये करते हैं, जो छोटे छोटे सैटेलाइट जो सप्लाई आता है और ये असेंबलिंग वगैरह करते हैं, सप्लाई चेन तो जनरली 4 में गुना जाता है, into 4। दैट मीन्स 30 into 4 1.120 लाख, 1 करोड़ 2 लाख जो सैटेलाइट जो एम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अराउंड 120 लाख। 30 में 4, दैट मीन्स 120 प्लस 30 1 करोड़ 50 लाख। तो ये देता है अपना प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ ये, मतलब इतना कंपनी मैंने 10-11 कंपनियाँ लिया है, वो तो छोटे छोटे बहुत सारी कंपनीज है। बैंक, स्टेट बैंक है, ये जो बहुत सारी कंपनीज है, मैं लिया है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब कितना है, जो गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का चल लेता हूँ 48.34 लाख। इसका मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर होता है। और प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री वाला प्राइवेट सेक्टर के है, जैसे कि हमने जापान से जो बात कर गया सेमीकंडक्टर वगैरह, अभी सेमीकॉन हुआ, प्राइम मिनिस्टर SCO से आते ही सेमीकॉन का ऑर्गेनाइज किए, 80 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए। उड़ीसा, हैदराबाद, UP ये जगह में सेमीकंडक्टर का हब, और अपना जो पहला सेमीकंडक्टर जो मिनी चिप्स विक्रम बोल के हमने उसको प्रेजेंट किया सेमीकॉन में। जापान, ताइवान भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर आके सेमीकॉन के लिए, उनको वो भी इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करेगा सेमीकॉन। हाँ, और जापान भी हमको एग्री है, कुछ रेयर अर्थ मिनरल देगा। और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो डेवलप हो रहा है हमारा। AI का एक जो AI1 जो बड़े कंपनी है, उनका एक हेडक्वार्टर दिल्ली में खुला है। उन्होंने बोला ठीक है हम भी ये करेंगे। जैसे कि देन जापान बोला कि हमको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। देन
चंद्रयान 5 जब हम लॉन्च करेंगे, वो उसमें चंद्रयान 5 पर जो हम साउथ पोल में लैंड करेंगे, वो हमारा इसरो इसरो जो है संस्था है, वो मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्पेस ये रिसर्च है वो नासा होता है, और सेकेंड इसरो है। ये भी रशिया से भी ज़्यादा हम लोग ये करते हैं। बाकी फ्रांस का पास है, जापान का पास, सबका पास है, लेकिन फ्रांस का पास होते हुए भी उनका सैटेलाइट वगैरह हम यहीं से अपना सीआईएस को हमसे यहीं से लॉन्च करते हैं। और हमारा लॉन्चिंग के लिए और एक चिकमाला गुरु तमिलनाडु में और एक जगह भी हमने चेंज किया, और एक लॉन्चिंग पैड बनाएंगे जो छोटे छोटे सैटेलाइट वहाँ से लॉन्च होगा। तो चंद्रयान 5 को जो है ना इसरो और जापान का जो उनका जो स्पेस एजेंसी है, उनका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, जस्ट फॉरगॉट से हमने लिखा था मैंने, ये मिलके उसको लॉन्च करेंगे। तो ये अभी तक का है, तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन अगर सब बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे, 10 बजे से जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, और किसी दिन गए तो गए, नहीं तो नहीं, बोल देंगे भाई मेरे नाम पे प्रॉक्सी मार देना, और बाकी अगर कोई आता है भाई फाइल साइन करो, ठीक है, टेबल का नीचे से 10,000 डालो, मैं साइन करता हूँ। ये इसी चीज़ के लिए तो लोग गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। विजिलेंस पकड़ता है, ये होता है, पकड़े जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जेल भी जाते हैं। लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट का नौकरी का मेन अट्रैक्शन ये है कि ये कुछ मिल जाएगा, मतलब महीने का महीने तनख्वाह तो मिलेगा, बाकी पेंशन वगैरह कोई ये मत है। अभी तो एनपीएस हो गया, बहुत जगह में पेंशन हट गया है, लेकिन मेन थिंग टेबल का नीचे क्या मिलता है, क्या मिलता है। एक छोटा छोटा सिग्नेचर का में भी 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का होता है, पकड़े जाते हैं, लेकिन कर देते हैं। तो गवर्नमेंट की बेसिकली सरकारी नौकरी का जो क्रेज इसी के लिए है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। और प्राइवेट कंपनी में पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, यू आर अकाउंटेबल, नहीं तो गुड बाय, गोल्डन हैंडशेक, गुड बाय, पैसा लो, निकलो बात। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में आऊँगा, स्पेशली थोड़ा ये जो जियोपॉलिटिक्स का मैं आऊँगा अगली वीडियो में। इसमें मैं देश के बारे में ज़्यादा बोला, जियोपॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसा नहीं है। नेपाल के बारे में अब जब देखते हैं नेपाल में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एससीओ का रिजल्ट बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। मैं यहीं पर रहता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।